आइए केमिस्ट्री क्लास 12 के आज से हम लोग लेसन नंबर 3 का शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, इलेक्ट्रो का मतलब होता है वैद्युत और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन। तो शुरुआत ये आपके 5 नंबर का है। सबसे पहले आपसे किसी ने कहा कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से बताएंगे कि वैद्युत रसायन स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रिया में नियमित निर्गत ऊर्जा से विद्युत उत्पादन तथा विद्युत ऊर्जा से स्वतः परिवर्तित रासायनिक परिवर्तन में उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी वैद्युत रसायन के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इस पाठ की शुरुआत होगी जो हम लोगों का, उसका नाम होगा, सबसे पहला जो हेडिंग होगा उसका नाम होगा वैद्युत रासायनिक सेल। तो कुछ इसमें पढ़ते हैं, बता सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यह गैल्वेनी या वोल्टेज सेल के नाम से भी जानी जाती है। वैद्युत रासायनिक सेल का एक उपयुक्त उदाहरण डेनियल सेल भी है। तो हम लोगों ने देखा कि जो वैद्युत रासायनिक नाम ही से पता चल रहा है कि ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी इसको बाह्य परिपथ की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसमें बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये तुरंत रासायनिक तमाम प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया करती है, उसके बाद से उसमें से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। फिर तार के द्वारा हम लोग अपने घरों में या तमाम प्रकार के जो यंत्र होता है उसको चला सकते हैं। तो देखिए, हम इसको बनाते कैसे हैं। इसमें आपको 2 बीकर होगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक बीकर ये है और एक बीकर ये है। इसमें 2 बीकर होते हैं और एक बीकर में आप इधर देख रहे होंगे लिखा गया है कि 2 बीकर जब हम लोग लेते हैं तो इसमें एक बीकर में जिंक के लवण होते हैं, यानी जिंक सल्फेट इसमें होते हैं, और जो दूसरा होता है उसमें कॉपर के लवण होते हैं। इसमें कॉपर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप कॉपर सल्फेट ले सकते हैं और इधर आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग कॉपर के छड़ को लगाते हैं और जो जिंक सल्फेट का विलयन होता है उसमें जिंक का छड़ लगाते हैं। और ये देखिए, ये जिंक है, ये कॉपर है और ये आपके विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जो विद्युत धारा आप देख रहे हैं वह जिंक के छड़ से कॉपर की छड़ की तरफ जा रही है। ये लवण सेतु है जो माने परिपथ को पूरा करता है, जिससे धारा इसमें प्रवाहित होती है। होता क्या है कि जब इसको हम लोग बना देते हैं तो इस जिंक के छड़ में से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निकल करके कॉपर की तरफ आना शुरू करते हैं। जिंक पर जो होता है उस पर ऑक्सीकरण होता है, इस पर अपचयन होता है। जिंक का छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कॉपर के छड़ में आते हैं। फिर इस कॉपर से जो होता है इलेक्ट्रॉन निकल करके इस लवण सेतु के द्वारा इस जिंक सल्फेट के विलयन में आते हैं। इस तरीके से परिपथ पूरा हो जाता है और इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है और फिर ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो आप बता सकते हैं कि ये एक ऐसा युक्ति होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बहुत सिंपल था। देखिए, आपको आगे हम बता रहे हैं कि रिएक्शन कैसे होता है इस सेल में। तो सबसे पहले इसमें रिएक्शन में डेनियल सेल में निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। एक बात आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, हम लोग जानते होंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जिंक है और फिर कॉपर प्लस है। तो जिंक के ऊपर 2 प्लस और कॉपर सिर्फ है। तो देखिए, जिंक यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 1 है। तो इससे सिद्ध होता है कि जिंक में ऑक्सीकरण हुआ है और इसमें कॉपर के ऊपर 2 प्लस है, कॉपर 1 है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। एक बात और, यह अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट नहीं हो जाए, अर्थात जिंक प्लस और कॉपर 2 प्लस आयन की सांद्रता जब 1 मोल प्रति डेसीमीटर क्यू न हो जाए तब तक यह अभिक्रिया चलती रहती है।
इस प्रकार के युक्ति को गैल्वेनी या वोल्टेज सेल भी कहते हैं। अब बाईं ओर, जो माने बाईं ओर ये है, दाहिने ओर ये है, बाईं ओर के बीकर में ऑक्सीकरण होता है। जिंक प्लेट जिंक 2+ में परिवर्तित होता है, अपना द्रव्यमान कम करता है। उसके बाद से ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया एनोड पर होता है। अभी बताया कि जो जिंक होता है इस पर ऑक्सीकरण होता है। देखिए जिंक है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और यहाँ पर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, तभी आपका ये +2 निकला है। तो यहाँ पर जब -2 लिखेंगे तो ये आपका संतुलित हो जाएगा। उसके बाद से जब आगे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि अपचयन अर्ध अभिक्रिया के पास। तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया में दाईं ओर के बीकर में अपचयन से कॉपर 2+ आयन अपचयित होकर कॉपर प्लेट पर जमा होता है, जिससे कॉपर प्लेट का द्रव्यमान बढ़ जाता है। कैथोड पर यह होती है कॉपर 2+ और +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर में बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की ओर बाह्य माध्यम से बढ़ता है, जबकि विद्युत धारा का प्रवाह कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर होता है। हम लोग जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होता है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जिंक, दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आप पहले रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लिखे थे, दूसरे रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो जिंक, ये यश का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस अवस्था में, प्लस कॉपर 2+ इक्वस यानी द्रव अवस्था में, फिर आपके जिंक 2+ इक्वस द्रव अवस्था में, और ये कॉपर हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि जो अभिक्रिया होती है उससे के बारे में, अपचयन अभिक्रिया या अर्ध अभिक्रिया, तो आप इसको बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कुछ और डिफिनेशन बता दूं कि आपसे जब पूछा जाता है तो आप कैसे इसको बताएंगे। तो आपने देखा कि ऑक्सीकरण में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उससे हम लोग अपचयन कहते हैं। ये सब जो बातें होती है पूछी जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया भी पढ़े होंगे हम लोग, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, तो उसी को कहते हैं। कुछ और डिफिनेशन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो डिफिनेशन आता है कि लवण सेतु का क्या कार्य होता है, तो बता सकते हैं कि लवण सेतु परिपथ को पूरा करता है तथा लवण से विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। यह भी अगर आपके बात कोई पूछता है तो इस चीज़ को भी हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से कोई आपसे पूछता है कि अपचयन अर्ध अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अपचयन अर्ध अभिक्रिया हम बता सकते हैं कि कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होता है इकट्ठा होते रहते हैं या कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसे अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कॉपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कॉपर निकल गया। उसके बाद से ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, तो ये भी आप बता सकते हैं कि इससे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं, जिसे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। और जिंक पर ये क्रिया होती है, जिंक है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इसको संतुलित करने के लिए 2- आप लगा सकते हैं। उसके बाद होती है सेल अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया को जब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो इसे सेल अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने जोड़ा कॉपर के ऊपर 2+ जिंक और कॉपर प्लस जिंक के ऊपर 2+ आ जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोड विभव, तो आप बता सकते हैं कि धातु के छड़ को जब उसी के विलयन में जब डुबाया जाता है तो धातु के छड़ के ऊपर जितना विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसके बाद से एक और बात आती है मानक इलेक्ट्रोड विभव। किसी विलयन में धातु के छड़ को डालते हैं और विलयन का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो तथा उस पर विभव जितना उत्पन्न होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक होता है ऑक्सीकरण विभव। किसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसे EOX से प्रदर्शित करते हैं, जैसे डेनियल सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड है। उसके बाद से अपचयन विभव, तो अपचयन विभव में लिख सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति होती है उसे अपचयन विभव कहते हैं। इसे रिडक्शन से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा डिफिनेशन आता है तो इसको भी हम लोग, आप इस चीज़ को भी हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से
अगर मान लीजिए कि अगर आपसे किसी ने कहा कि मानक ऑक्सीकरण विभव किसे कहते हैं, तो आप इसको ही बता सकते हैं कि जब किसी विलयन का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो तब इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसे ई व एक्स से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से एक और आता है मानक अपचयन विभव। यहाँ पर देख रहे हैं मानक अपचयन विभव, तो इसका भी डिफिनेशन कोई पूछता है तो कह सकते हैं कि जब किसी विलयन का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो तब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को मानक अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई रेडॉक्स से प्रदर्शित करते हैं। सेल इलेक्ट्रोड विभव है, तो सेलों को दोनों इलेक्ट्रोडों के अंतर को सेल का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ई सेल से प्रदर्शित करते हैं और ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद से मानक सेल विभव, आपसे पूछा जाता है कि मानक सेल विभव किसे कहते हैं, तभी बता सकते हैं कि जब दोनों विलयनों का ताप 25 डिग्री सेल्सियस हो तो दोनों इलेक्ट्रोडों के अंतर को मानक सेल विभव कहते हैं। इसे ई सेल बराबर ई रिडक्शन माइनस ई ओ एक्स कहते हैं और इसे विद्युत प्रवाहित नहीं होती। यानी अगर ई सेल का मान 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित ली जाती है। ये सब बातें आप कराती है तो इसको बता देंगे। अब एक चीज़ आता है, जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उसका नाम होता है वैद्युत अपघटनी सेल। तो आइए अब हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। तो बता सकते हैं कि जिस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा पर रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। एक तो बात क्लियर हो गई कि इसे बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा ली जाती है। अपघटनी सेल वह यंत्र होता है जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यदि उपयुक्त सेल यानी गैल्वेनिक सेल में एक विपरीत बाह्य विभव लगाया जाता है तथा इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि बाह्य विभव 1.1 वोल्ट ना हो जाता हो। इस स्थिति में अभिक्रिया पूर्णतः रुक जाती है एवं सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। बाह्य विभव में कोई भी अतिरिक्त वृद्धि अभिक्रिया को पुनः परंतु विपरीत दिशा में प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में यह विद्युत अपघटनी सेल का समान कार्य करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र भी बनाया गया, इसमें भी 2 आपका जिंक सल्फेट है और एक कॉपर सल्फेट है। और हालांकि ये कॉपर और तमाम प्रकार के विद्युत अपघटनी सेल में ये यंत्र बनाए गए हैं। यानी इसमें जो होता है बाह्य परिपथ से विद्युत प्रवाहित की जाती है और फिर बैटरी को चार्ज किया जाता है। यानी बाह्य परिपथ से विद्युत ऊर्जा दी जाती है और फिर वह जो विद्युत ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। कुछ और इसमें कंडीशन दिए गए हैं, ये फिगर तो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ कंडीशन भी दिए गए हैं। कंडीशन फर्स्ट आपका है कि यदि ई बाह्य यानी बाह्य वैद्युत विभव अगर 1.1 वोल्ट से कम है, ये कम का चिन्ह है, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की ओर बढ़ती है जबकि विभव कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की ओर प्रवाहित होते हैं। दूसरा है कि जिंक प्लेट जो होता है एनोड के भांति कार्य करता है और कॉपर कैथोड के भांति कार्य करता है। फिर जब अगर आपका जो इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट के बराबर हो तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अथवा विद्युत धारा कोई प्रवाह नहीं होता है। दूसरा कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तीसरा स्टेप इसमें दिखाया है कि यदि जो ई बाह्य यानी बाह्य जो वैद्युत क्षेत्र है इसका मान 1.1 वोल्ट से अधिक हो तो पहले बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर से जिंक की ओर तथा विद्युत धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है। दूसरा कह सकते हैं जिंक इलेक्ट्रोड पर विक्षेपित होता है तथा कॉपर इलेक्ट्रोड से घुलता है। तो यह भी एक चीज़ है जिसको आप बता सकते हैं, पूछा जाता है। तो बहुत सिंपल था। यानी आप यहाँ पर वैद्युत अपघटनी सेल में देख सकते हैं कि ये जो होता है बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकती है। इसके बाद से आगे आप चलेंगे तो एक बात और आती है जिसका नाम होता है गैल्वेनिक सेल। तो आप गैल्वेनिक सेल में कह सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कि एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसे निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जिंक प्लस कॉपर के ऊपर 2 प्लस
और समीकरण का चिन्ह, फिर जिंक के ऊपर 2+ प्लस कापर। यानी गैल्वेनिक सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है जो एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है और यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी बदलता है। यानी इसका भी जो उपयोग होता है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए होता है। यह अभिक्रिया दो अर्ध सेलों के अभिक्रिया का संयोजन होता है। आप इसमें देख सकते हैं कॉपर के ऊपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन तो कॉपर बना, फिर जिंक है, फिर जिंक के ऊपर 2+ तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो अब उसके बाद से एक चीज़ आता है डेनियल सेल। तो आप इसको भी बता सकते हैं कि उपयुक्त अभिक्रिया डेनियल सेल के दो भिन्न भागों में संपन्न होती है। अपचयन अर्ध अभिक्रिया कॉपर इलेक्ट्रोड पर होती है, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया जिंक इलेक्ट्रोड पर होती है। सेल के ये दो भाग अर्ध सेल या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। प्रत्येक अर्ध सेल से धात्विक इलेक्ट्रोड वैद्युत अपघटन में डूबा रहता है। दोनों अर्ध सेल बाहर से 1 वोल्टमीटर एवं एक स्विच के माध्यम से धात्विक तार द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों अर्ध सेल के विद्युत अपघटनी चित्र में दिखाए गए लवण सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। कभी कभी दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघटन में डूबे रहते हैं। ऐसे स्थिति के लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है किस तरीके से जिंक सल्फेट है, इसमें जिंक का छड़ है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर का छड़ है और ये एनोड का काम करता है, ये कैथोड का काम करता है। इसमें एक वोल्टमीटर लगाया गया है, जो इलेक्ट्रॉन होता है जिंक से कॉपर की तरफ जाता है तो जो धारा होता है वह कॉपर से जिंक की तरफ। अगर अलग अलग हम लोग बीकर लेते हैं तो इसमें हमें एक देखिए यहाँ पर लवण सेतु भी लगाना पड़ता है। एक ही अगर बीकर रहेगा तो इसमें लवण सेतु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका डेनियल सेल के बारे में भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो ये भी आपको आसानी से बता देना है। इसके बाद से जो होता है एक चीज़ और आता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन देखिए, एकल इलेक्ट्रोड विभव को मापना असंभव है। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया होती है और यह अभिक्रिया अलगाव में नहीं होती है। इसे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष में मापा जाता है। इसे कार्य के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रोड विभव आप पढ़े थे अभी कि इलेक्ट्रोड विभव बराबर इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रोड अपचयन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन के अंतर को ही हम लोग उसके नाप सकते हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग नहीं नाप सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो आइए हम लोग जिसको हम लोग HHSHC भी कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले इसके थ्योरी को कहा गया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक पात्र में 298 केल्विन पर 1 mHCl विलयन लिया जाता है। विलयन में एक तार से लगा प्लेटिनम ब्लैक में लिपिड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डुबाया जाता है। शुद्ध हाइड्रोजन गैस को एक बार दाब पर विलयन में प्रवाहित किया जाता है। सभी तापमानों पर HE का विभव 0 वोल्ट लिया जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड या कैथोड के रूप में कार्य कर सकता है तथा यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे इलेक्ट्रोड का स्वभाव कैसा है। तो अब इसको हम लोग चित्र से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बीकर लेंगे, बीकर ले लिए हैं, इसमें 1 mH वाला ले लेंगे। उसके बाद से इसमें 1 मोल HCl ले लेंगे। फिर इसके बाद से ये देखिए 1 प्लेटिनम का छड़ ले लेंगे और उसके बाद से बाहर से हम लोग हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर प्रवाहित करेंगे। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के बाद इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह 0 हो जाता है। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो मानक हाइड्रोजन